नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष रहे हैं उनके लंबे और कह सकते हैं काफ़ी उलझे हुए इतिहास पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन युद्धों को कई एंगल से देखते हैं, सैन्य, राजनीतिक, और आम लोगों के नज़रिए से भी, अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है। तो आज कोशिश ये समझने की है कि ये स्रोत असल में क्या बताते हैं, मतलब सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे के कारण क्या थे, अलग अलग नज़रिए क्या थे और उनका असर क्या रहा। सवाल ये भी है कि क्या ये सब टाला जा सकता था या ये होना ही था। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। विभाजन हुआ, बहुत हिंसा हुई और फिर कश्मीर का मुद्दा सामने आया। हाँ, और तभी वो कबायली हमला हुआ कश्मीर पर। जी, जिसके बाद महाराजा ने भारत में विलय का फैसला किया और फिर भारतीय सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये पहला टकराव था, है ना? बिल्कुल। और जो स्रोत सामग्री है वो इस बात पर जोर देती है कि 1949 में जो यूएन का सीज फायर हुआ और वो नियंत्रण रेखा LOC बनी, हाँ, वो असल में मसले का हल नहीं था। वो एक तरह से मतलब प्रॉब्लम को आगे के लिए टाल दिया गया। अच्छा। और यही कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा ये आगे के तनाव की जड़ बना रहा। ये बात बार बार आती है स्रोतों में। और ये तनाव फिर जल्दी ही सामने आ गया 1965 में। हाँ, 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान का। उनका मकसद था कश्मीर में विद्रोह भड़काना, पर वो हुआ नहीं। वो नाकाम रहा। फिर भारत ने भी जवाब दिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। हाँ, एक सैनिक का जिक्र है स्रोत में। वो कहता है, खेमकरन के पास रेत की बोरियों के पीछे छिपे थे हम, हवा में बस धुआं और डर था, पर मोर्चा संभाले रखा। नतीजा क्या निकला? एक तरह का गतिरोध ही रहा है ना? सही कहा। फिर ताशकंद समझौता हुआ, सेनाएं पीछे हटीं, लेकिन जो स्रोत बताते हैं वो ये कि जमीनी हकीकत नहीं बदली। वो जो अविश्वास था दोनों देशों के बीच, वो वैसा ही रहा। हाँ, वो बना रहा। तो 1965 ने शायद ये दिखा दिया कि सिर्फ मिलिट्री बराबरी से शांति नहीं आती, अगर जड़ में जो मुद्दे हैं वो हल ना हो। फिर आया 1971, वो बिल्कुल अलग था। हाँ, वो तो पूरी तरह से अलग मामला था। वो पूर्वी पाकिस्तान का संकट था। ऑपरेशन सर्चलाइट की वो भयानक घटनाएं और करीब 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन शरणार्थी भारत आ गए। जी हाँ, बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी वो। ये सिर्फ सीमा का झगड़ा नहीं रहा। फिर दिसंबर में युद्ध शुरू हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। हाँ, एक उत्तरजीवी के शब्द हैं स्रोत में, हमें आजादी चाहिए थी, डर से भी। उस दिसंबर हमने आग और उम्मीद दोनों देखे। बिल्कुल। और ये एक निर्णायक मोड़ था। स्रोत यही हाईलाइट करते हैं कि कैसे इस मानवीय संकट और भारत के हस्तक्षेप ने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया। शक्ति संतुलन भी बदल गया हमेशा के लिए। और शायद ये भी दिखा कि जो भाषा और संस्कृति की पहचान है वो भी उतनी ही ताकतवर हो सकती है जितनी की सैन्य शक्ति। फिर 2 दशक बाद माहौल फिर गरमाया। 1998 में परमाणु परीक्षण हुए और उसके फौरन बाद 1999 में कारगिल। हाँ, कारगिल संघर्ष। पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल की ऊंची चोटियों पर आ बैठे थे। फिर भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। लड़ाई बहुत मुश्किल थी, ऊंचाई पर। एक अफसर का अनुभव है स्रोत में, हमने 18,000 फीट से ऊपर लड़ाई लड़ी। ऑक्सीजन कम थी पर हमारा संकल्प वो बहुत ऊंचा था। जी, और यहाँ पर स्रोत अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भूमिका को भी अहम मानते हैं। खासकर अमेरिका का दबाव था, जिसके कारण पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। हाँ, ये भारत के लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह से एक बड़ी जीत थी। लेकिन इसकी कीमत 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की शहादत थी। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे एक केस स्टडी की तरह भी देखते हैं कि कैसे 2 नए परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देशों के बीच पारंपरिक युद्ध का खतरा कितना वास्तविक है। और इन सारे युद्धों और टकरावों के बीच जो आम लोग हैं उनकी पीड़ा अक्सर अनकही रह जाती है। स्रोत इस पर भी बात करते हैं, कैसे परिवार बंट गए। बिल्कुल। सीमा के पास के गांवों में जो डर का माहौल रहता है। हाँ, कुछ आवाजें हैं स्रोतों में, जैसे हमने 1971 में अपना बेटा खो दिया, या मेरी दादी के पास अभी भी लाहौर वाले घर की चाबी है। और वो जो कहते हैं, जब गोलाबारी शुरू होती थी हम बस प्रार्थना करते थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं जो प्रभावित हुई। सही कहा। और ये जो मानवीय पहलू है ये वैश्विक राजनीति से अलग नहीं रहा है। स्रोत बताते हैं कि कैसे शीत युद्ध के दौरान बड़ी शक्तियों ने अपने अपने हित साधे। हाँ,
और आज चीन और अमेरिका की भूमिका काफी अहम हो गई है इस क्षेत्र में। कारगिल ने तो परमाणु संयम को परखा ही था। बिल्कुल, और फिर 2019 का बालाकोट हवाई हमला और उसके बाद जो हुआ उसने फिर दिखाया कि हालात कितने नाजुक हैं। स्रोत इसका विश्लेषण करते हैं। तो इतने दशकों के उतार चढ़ाव के बाद क्या स्रोत शांति की कोई उम्मीद दिखाते हैं? कभी बातचीत होती है, फिर टूट जाती है। हाँ, क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे प्रयास होते हैं, लेकिन सीमा पर तनाव भी बना रहता है। देखिए, स्रोत एक मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तो साझा इतिहास है, व्यापार की कुछ संभावनाएं हैं, और हाँ, खासकर युवाओं की सोच में एक बदलाव दिखता है। अच्छा, जैसे? कई युवा कहते हैं, जैसा स्रोतों में दर्ज है, हम नफरत के साथ बड़े हुए, पर मैं अमृतसर जाना चाहता हूँ। या कोई कहता है, मैं बस लाहौर जाकर बिरयानी खाना चाहता हूँ, संगीत पर बात करना चाहता हूँ। एक जुड़ाव की इच्छा। हाँ, वो इच्छा दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो गहरा अविश्वास है और जो रुक रुक कर हिंसा होती रहती है, वो इस उम्मीद पर सवाल भी खड़े करती है। तो मतलब राह आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। शायद स्रोत यही इशारा करते हैं कि असली बदलाव सिर्फ कागजी समझौतों से नहीं आएगा, बल्कि मानसिकता बदलने से आएगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत ये दिखाते हैं कि युद्धों ने सीमाएं जरूर खींची हैं, लेकिन शायद शांति ही लोगों की असली पहचान बन सकती है। हाँ। भारत और पाकिस्तान ने 4 बड़े युद्ध देखे और अनगिनत छोटी मोटी झड़पें, बयानबाजी की तो खैर गिनती ही नहीं। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद शायद मन में आता है कि असली जीत किस में है, सैन्य अभियानों में या फिर एक ऐसा भविष्य बनाने में जहां ये दर्द भरी कहानियां याद तो रहें लेकिन दोहराई ना जाए। ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपनी यादों को भविष्य का रास्ता बनाने देते हैं या फिर उनसे दीवारें खड़ी करते हैं।